सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की डायरेक्शन को 180 डिग्री शिफ्ट करने में कामयाब हो गया है। मुल्क की इकोनॉमी को दरपेश डिफॉल्ट का चैलेंज अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त किसी हद तक हमें राइट ट्रैक पर ग्रोथ करती नजर आ रही है। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बाद ग्रोथ की रफ्तार में भी हमें कुछ इजाफा होता महसूस हुआ है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 5 और 10 साल टारगेट सेट कर लिए गए हैं। उसकी स्ट्रेटेजी बना ली गई है। एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरमेंट, एनर्जी और इक्विटी पर मुश्तमिल ये 5 E's फ्रेमवर्क है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की इस वक्त काविशें दिखाई दे रही हैं। हुकूमत मईशत को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाने की कोशिशें कर रही है, जिसके लिए 5 सालों में $60 अरब का हदफ रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 से 33 अरब डॉलर्स के दरमियान मौजूद है। यानी हर साल हमें यह हदफ हासिल करने के लिए 6 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी कहीं जाकर इस बड़े हदफ के करीब पहुंचा जा सकता है। लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की पॉलिसी है वो मुसलसल किसी न किसी सतह पर नाकाम होती दिखाई दे रही है और इस नाकामी में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई इंपोर्ट्स का भी किरदार है। इस वक्त मुल्क की मईशत इंपोर्ट लेड इकोनॉमी बन चुकी है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट में नुमाया इजाफा नजर आ रहा है। करंट फिस्कल ईयर के 7 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अपने सेट टारगेट के मुकाबले में कम रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी अब तकरीबन 40% इजाफे के साथ 6 अरब डॉलर की सतह को भी अबूर कर चुका है, जो एक साल पहले 4 अरब 54 करोड़ 30 लाख डॉलर था। तो अब इस करंट फिस्कल ईयर्स के जो नंबर हैं, इसके दौरान पाकिस्तान के जो रीजन के दीगर 9 ममालिक हैं उनको एक्सपोर्ट्स 5.9% इजाफे के साथ 2 अरब 67 करोड़ 30 लाख डॉलर से तजावुज़ कर गई है। इसी फिस्कल ईयर के इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान की ग्रॉस एक्सपोर्ट 19 अरब 58 करोड़ डॉलर तक पहुंची है और इसी फिस्कल ईयर के 7 माह में इंपोर्ट्स में 27% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो एक्सपोर्ट के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। यानी ट्रेड डेफिसिट में थोड़ा सा इसमें हमने इजाफा देखा है। इंपोर्ट्स का वॉल्यूम 9 अरब 14 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। हुकूमत गुड FDI फ्रेमवर्क के तहत काम कर रही है, जिसकी मदद से हर गुजरते दिन के साथ मुल्की और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बहाल होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के कुछ फिगर्स हैं, वो जल्दी से आपके गोश गुजार करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा तो हुआ है और मुल्क में कारोबार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी अब माहौल बनता जा रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर ग्लोबल थिंकिंग -10 से तब्दील होकर अब +31 हो गई है। बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से बढ़कर अब 6% पर आ गई है, जबकि सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़ी है और यहां पर 30% का इजाफा हुआ है। IMF के हाई लेवल डेलीगेशन ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिव्यू के दौरान इकोनॉमी की ग्रोथ पर इत्मीनान का इजहार किया है और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज और अप्रोच की तारीफ भी की गई है। IMF मुसलसल हुकूमत को खर्चे कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने की एडवाइस कर रहा है, यानी राइट साइजिंग की बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत इसमें नाकाम हो रही है। तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा गया और 8 माह के जो फिगर सामने आए हैं उसमें आप मंथ बाई मंथ देखें, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर देखें, हर तरफ नाकामी नजर आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स शॉर्टफॉल कोई 600 अरब से भी तजावुज कर चुका है, जो कि फिस्कल ईयर के एंड तक शायद 1000 अरब तक भी पहुंच जाए। हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नेट में अपना हिस्सा नहीं डाल रहे हैं, तैयार ही नहीं है टैक्स देने के लिए, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इस वक्त डोमेस्टिक बोरोइंग का बोझ है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि करंट फिस्कल ईयर के आखिर में हुकूमत को बड़े फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की GDP का साइज तकरीबन 375 अरब डॉलर है, जिसे 10 साल में 1000 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ रखा गया। अब ये सब कैसे होगा? 1000 अरब डॉलर GDP के लिए 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी कोशिशें तो तेज कर दी हैं, लेकिन इस कामयाबी में अब प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, वो किस तरह से इस FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम डेवलप और जो इस वक्त तरक्की याफ्ता जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का किरदार और हुकूमत की तरफ से बिजनेस इंसेंटिव्स ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। लेकिन ये सब स्ट्रक्चरल कैसे हो सकता है, कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? हम अक्सर टैक्स रिफॉर्म्स की बात सुनते हैं, हम अक्सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ये रिफॉर्म्स हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही है? वो कौन से ऐसे इकदाम हैं जो पिछले 1 साल में उठाए गए हैं और उनके फ़वाइद आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगे? इस पूरी सूरत हाल पर और ये टारगेट्स फिर कैसे हासिल किए जा सकते हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान अहमद साहब एम्बेसडर फॉर इन्वेस्टमेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाले, स्टूडियोज़ ऑफ तशरीफ लाए। अब ये कुछ फिगर्स अभी इस वक्त मैंने शेयर किए हैं, ज़ाहिर है ये तो एक एंड प्रोडक्ट है कि हमें कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उससे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, राइट साइजिंग, ये टैक्स का शॉर्टफॉल जो इतना ये बढ़ता जा रहा है, ये सब पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना तंग कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसको हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपसे कैंडिडली इसके ऊपर, तो सबसे पहले ये जो आपने टैक्स की बात की, देखें इसको अभी तक जो टैक्स परफॉर्मेंस है इस गुज़िश्ता साल की, उसको देखने के, उसको परखने के दो ज़ाविये हैं। एक ज़ाविया ये है जो कि सबको पता भी है और होना भी चाहिए कि 40% 40% इजाफा टारगेट में किया गया लास्ट ईयर के बजट में। बिल्कुल, इससे बड़ा इजाफा इतने कम मुद्दत में कभी भी पहले, अनप्रेसिडेंटेड ये स्टेप है, ठीक है। लेट्स से एक होगा नहीं, लेकिन लेट्स से कि 1 खरब का शॉर्टफॉल उसके अंदर आ जाता है। 1 खरब का शॉर्टफॉल का मतलब होगा कि हमने 40% बढ़ोतरी के बजाय सिर्फ 30% बढ़ोतरी कर दी। कलेक्शन बढ़ गई लेकिन टारगेट नहीं पूरा हुआ। नहीं, वो ठीक है, लेकिन टारगेट बहुत एम्बिशियस जानबूझ के रखा गया कि जी ये करने की ज़रूरत है, और उसको अचीव कर लेना, 75% उस टारगेट का अचीव कर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं कह रहा था ना, 2 ज़ाविये हैं इसको देखने के। एक ज़ाविया ये है कि हमने बहुत कठिन मरहला एक जो है वो कदरे कामयाबी के साथ पूरा किया है। दूसरा, एक पेसिमिस्टिक भी व्यू इसका ले सकते हैं कि जी देखो वो वहाँ तक हदफ तो पूरा नहीं हुआ। अगर हम उसको देखें तो ये जो रेलगाड़ी जो मईशत की वो आहिस्ता चल रही थी, उसको बढ़ाना, उसके बढ़ाने की वजह से ग्रोथ आएगी, उसकी ग्रोथ की वजह से एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें। हम यूजुअली डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स और ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा एक फासला तय करना पड़ता है। वो ये क्या, पहले कि स्टेबलाइजेशन के बगैर तो ना आप में कोई, आपकी मईशत में कोई बिलीव करता है, ना कोई इम्पोर्ट्स ना एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो स्टेबलाइजेशन का मरहला बहुत ही तेज़ और बहुत ही मुस्तनद तौर पे वो पार हो गया। आपने भी अभी अपने रिमार्क्स के अंदर इसी बात को एक्नॉलेज किया, तो वो तो एक। उसके साथ साथ, हालांकि ये बड़ी मेहनत का काम है जो स्टेबलाइजेशन है, उसके साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस हुकूमत ने पैरेलल में शुरू किया हुआ है। अच्छा। तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है। बट बिफोर वी गो देयर, ये जब स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आएगी, क्योंकि माहौल बन जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो फिर आउटपुट बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, ग्रोथ भी बढ़ती है। ये चेन है। तो अभी इसका जो कठिन मरहला सबसे मुश्किल होता है, वो होता है कि इकोनॉमी की जो पिछले कई दहाइयों से डगर है, उसको हमने कैसे चेंज करना है। उसमें 3 लीवर होते हैं। एक होता है टैक्स, क्योंकि टैक्स के बगैर तो खर्चे पूरे नहीं हो सकते, जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हुकूमत प्रोवाइड करती है लोगों को, वो नहीं पूरे हो सकते। तो टैक्स कैसे चेंज होगा, टैक्स की बेस कैसे बढ़ाएंगे और रेट्स कैसे कम करेंगे, क्योंकि देखिए ना, टारगेट पूरा करना है, लेकिन 2 उसके लीवर्स होते हैं। एक ये होता है कि उन्हीं लोगों के ऊपर बोझ और डाल दिया जाए। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि बेस नहीं बढ़ रहा, रेट बढ़ रहा है। क्योंकि बेस बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन आज मैं अब तफसील में जो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें उसमें हो रही हैं उसकी बात करेंगे। तो टैक्स हो गया। सेकंड ये है कि खसारा जो कि रोका जा सके, उसको तो रोके ना, और उसके अंदर एसओईज की बात होगी, उसमें भी अनप्रेसिडेंटेड मूव्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा लीवर उसमें ये होता है कि इखराजात जो हैं, जो नामुनासिब गैर ज़रूरी इखराजात हैं, अगर आवाम का टैक्स का पैसा कहीं खर्च हो रहा है जो कि बचाया जा सकता है, तो वो बचाया जाए। ये 3 लीवर्स हैं। ठीक है, आए एक एक करके। अब जरा हम पहले वहाँ टैक्स वाले इशू पे आ जाते हैं। 600-700 अरब का पहले शॉर्टफॉल है, 1000 अरब तक पहुँच सकता है, जो भी आपने भी जिसको हाईलाइट किया। लेकिन अगेन मैं इसको हमेशा कहूँगा कि 4 बिलियन एडिशनल ढूंढने के, 4 ट्रिलियन एडिशनल चाहते थे 3 ट्रिलियन हो जाए तो बड़ी मुबारकबाद। हाँ, वो ग्लास को आप हाफ फुल देख रहे हैं। हाफ फुल नहीं जी, 3 क्वार्टर फुल देख रहे हैं, और हमें वो क्वार्टर खाली नजर आएगा। अब वो देखें कि वो जो क्वार्टर खाली है, अगले साल और भी शायद टैक्स के हद में और बढ़ाना पड़े उसको। तो लेट्स सी कि उसके अंदर क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहली बात कि विद इन 2 वीक्स ऑफ दिस डिस्पेंसेशन टेकिंग ओथ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बगैर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन के, इस टैक्स मशीनरी के, ये नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हुई। पहले कि उन्होंने कहा कि जो दुनिया के बेस्ट एडवाइज़र्स हो सकते हैं, जिनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और उसका मशवरा मिल सकता है, वो लाएं।
सही। और इस तरह से लाएं कि अवाम के ऊपर उसका बोझ ना पड़े, तो वो भी डोनर्स ने फंड करके जो दुनिया के बेस्ट आपको मुशीर मिल सकते थे वो लाके वहाँ पे दे दिए, और उनका काम जारी है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान का, आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान का इतना टैक्स, इतनी ब्लैक इकॉनमी है, वो सब अंदाजे से चलते थे। इस दफ़ा उन्होंने उसका पोटेंशियल टैक्स जो है पहली दफ़ा कैलकुलेट किया है। ना सिर्फ कैलकुलेट किया है बल्कि ये कहा है कि कहाँ से वो कलेक्शन कम है और उसको किस किस तरह बढ़ाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जो लोग ना दहिंदगान हैं उनके डाउन टू CNIC अब वो आइडेंटिफाइड है। ठीक है ना। लेकिन अब हम जब ये सुनते हैं तो हम कहते हैं तो अगर आइडेंटिफाइड हैं तो कल उनसे टैक्स ले लिया जाए ना। लेकिन ये जो बिल्ली के गले में वो वाली बात, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे वो करोड़ों में, मिलियंस में हैं वो लोग। अच्छा, उस टाइम देने में क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स टैक्स, सबसे बड़ी मद जो थी वो गुड्स के सेल्स टैक्स में लीकेज है, और बहुत बड़ा नंबर है, प्रॉबेबली अभी कॉन्फिडेंशियल है, मैं उसकी बात नहीं करता। ठीक है ना जी, काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी हमारे मसाइल उससे हल हो सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग है उस जगह पे कैमरा नफ्स हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। और वो क्या, और वो, अच्छा आपने सुना होगा कि जी अच्छा ये तो वो ट्रैक एंड ट्रेस है। नहीं, ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है। ट्रैक एंड ट्रेस वाज उसकी बात को ज़रा साइड पे रख सकते हैं। ये बहुत उससे आसान और जल्दी कि आप वहाँ पे कैमरा लगा दें प्रोडक्शन यूनिट्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में वो कैमरा 24 घंटे कैमरे की आंख चलती रहेगी। उस कैमरे की इतनी रेजोल्यूशन होगी कि वो आपकी जो बोरियां हैं या डब्बे हैं या जो भी मसनूआत वहाँ पे पैदा हो रही हैं वो गिनता जाएगा। उसके पीछे एक AI होगी, वो AI आपको हिसाब करके एग्रीगेट करके कहेगी कि जी ये चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हैं। अब उसको सोर्स करना उधर से टैक्स, सेल्स टैक्स, इट्स मच ईजियर देन एवर बिफोर। और ये आइडिया क्या कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं से पहले एक्सपीरियंस हुआ? ये जी हर जगह इसी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद लेके, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब सस्ती होने जा रही है, AI का इसके अंदर इस्तेमाल होगा और ये लीडिंग एज एक इनिशिएटिव है। लेकिन अब देखिए ना, परसों नहीं होगा। क्यों नहीं? 50 लाख कैमरों की ज़रूरत है, और इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। नहीं जी, वो FBR ऑलरेडी है। बड़ा अच्छा, दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि अपने बेस्ट जो उनके सिविल सर्वेंट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट टॉप सिविल सर्वेंट उन्होंने चेयर पे FBR के उनके हवाले कर दिया कि ये आपने करना ही करना है। और खुद बताते खुद प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसकी हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसकी स्टॉक टेक होती है और एक एक चीज़ जो है उसकी जवाबदेही करनी पड़ती है। अच्छा, उसी का एक कज़न डिपार्टमेंट आपको कस्टम्स का पता है, वहाँ पे लीकेज बहुत होती है। तो वहाँ पे जो रिफॉर्म आया है वो आर यू अवेयर? लेकिन आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए, जो फेसलेस टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म आया है कि जो इंस्पेक्टर है उसके सामने जो गुड्स आएंगे वीडियो पे वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो सकते कि किसके हैं। दिस इज सच ए ह्यूज रिफॉर्म, लेकिन हम इसको वक्त दिए बगैर नाराज हो जाते हैं कि जी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, उसको उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ नस्ब करनी पड़ती है, उसको डिबग करना पड़ता है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है, ताकि बिकॉज इसका फ्लिप साइड ये भी तो है ना कि इनोसेंट लोगों के ऊपर वो पड़ना शुरू हो जाए या कि डिलेज आनी शुरू हो जाए। तो ये टैक्स में, अच्छा तीसरी जो टैक्स के अंदर चीज़ हुई है, अगेन अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे आपके नाजरीन शायद ये समझें कि जी देखो इसमें तो ये हमने ऐसी चीज़ें सुनी हुई हैं। नहीं, देखें, एक टैक्स पॉलिसी यूनिट होता है। टैक्स पॉलिसी यूनिट का काम ये होता है कि वो टैक्स की जो परसेंटेज है वो मुकर्रर करे कि जी मैन्युफैक्चरिंग ने इतना देना है, वो टैक्स पॉलिसी कायम करे। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये होता है कि वो उसको जाके उस पॉलिसी के मुताबिक इन्फोर्स करे और कलेक्ट करे। फॉर द फर्स्ट टाइम दीज टू हैव बीन सेपरेटेड। टैक्स पॉलिसी यूनिट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से निकाल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चला गया। एक तो इससे आपको देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं रहा कि जी टैक्स का कलेक्शन का ये गोल है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने इतना इतना टैक्स रेज कर, ठीक है ना जी। और दूसरा टैक्स पॉलिसी यूनिट की ये है कि सिर्फ विली निली टैक्स लगा नहीं देना, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ग्रोथ के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर,
वो कैलकुलेट करके बतानी है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट ए फाइनेंशियल कैलकुलेशन, इट्स एन इकोनॉमिक कैलकुलेशन। तो ये तीनों चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हैं और ये विदिन मंथ्स और विदिन मंथ्स और इन लीकेजेस का जब ये इम्पैक्ट आएगा, ये लीकेजेस कम हो जाएंगी, फिलअप हो जाएंगी, तो एक वो कौन सा ऐसा नंबर होगा, कोई नंबर अगर आप कोट कर सके जो हम सेव कर सकेंगे? टैक्स, जब आपका टैक्स बढ़ जाएगा फ्रॉम न्यू सोर्सेज, नॉट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके खर्चे पूरे होने शुरू हो जाएंगे, शायद अगर कुछ बच जाए उसमें से सरप्लस हो जाए तो फिर वो लोन भी उतारने शुरू कर देंगे। लेकिन इवन मोर देन दैट, जो लोग दे रहे हैं ये बिल्कुल एक्नॉलेज्ड है अक्रॉस द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी ऑफिसर नोज कि जी कई जगह पे बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट लोड है, उसको कम करना। तो अनप्रेसिडेंटेड ये भी होगा कि कुछ उनकी जो स्लैब्स हैं उनके अंदर कटौती की जाए और जो नए इंक्रीमेंटल सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, इसी को टैक्स बेस बढ़ाना कहते हैं। तो ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये जो रिफॉर्म है अब ये रुक नहीं सकता, ये टाइम लग सकता है लेकिन ये चलता जाएगा और ऑर्गेनिक ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और इस बेस में अब वो सारे सेक्टर्स भी फिर इंक्लूड हो जाएंगे जो इससे पहले आउट ऑफ बेस थे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, देखिए रियल एस्टेट पे री रेटिंग हो रही है ऑलरेडी, उनकी जो बेस प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है ऑलरेडी, ये ऑन गोइंग है। सेकंड, रिटेल के ऊपर लगा, ठीक है वो ताजिर दो स्कीम नहीं कामयाब हुई और स्कीम वो उनको विद इन द टैक्स नेट ले आया गया। तीसरा, लोग कहते थे कि जी वो एग्रीकल्चर पे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सूबों ने अपने लेजिस्लेचर्स के थ्रू वो लगा दिया है। 1 जुलाई से वो भी इम्प्लीमेंट वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट। अब कह रहे हैं कि जी अच्छा कलेक्ट नहीं होगा। देखिए इन शिकायत का तो सिर्फ टाइम ही मुदावा कर सकता है। हमने अभी 31 अक्टूबर 2024 वाला एक एपिसोड देखा, पीआईए को हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, 5-6 बिडर्स आए, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको मैनेज कर सकी? आखिर में एक ही बिड आई $10 अरब की, वो भी इसी प्रोग्राम में उसाद नज़ीर साहब बता के गए थे कि पीआईए की उनके कंसल्टेंट ने पीआईए की वैल्यू $1 लगाई थी, ₹278, उन्होंने तो फिर भी 10 अरब की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको कोट कर रहा हूं। देखिए ये जो आपको पता है पिछले 10 साल से कोई खास खातिर खा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, तो जो मशीनरी है वो भी उसको जॉग करने की ज़रूरत है। अभी अगेन जब कोई मैच लंबा हो और आपने देखना हो कि कौन जीतेगा, तो आप पहले पूछे कि टीम कैसी है। बिल्कुल। तो अगर आप टीम का मुआवजा करें तो अगेन अभी बहुत ही हमारे एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं, उन्होंने पावर में अच्छा बड़ा काम किया है, ही हैज़ स्टेप्ड इन फॉर द प्राइवेटाइजेशन, और वो आप देखेंगे कि नताइज बड़ी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ये वॉबल आया है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें भी एक लकी स्ट्रोक हो गया है कि मान बाद वो जो पीआईए की नहीं हुई उस पहली बिडिंग पे, मान बाद उसके यूरोप में फ्लाइट्स रिस्टोर हो गई। और चंद दिनों में आप यूके की भी गुड न्यूज़ सुन लेंगे, रेवेन्यू में बहुत हद तक इजाफा हो जाएगा। तो देखें उसकी वजह से मे बी दिस वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक कि उसकी वजह से हमें बिड बेहतर और अच्छी मिल जाए। लेकिन आप ये देख लेंगे कि पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें कौन सी। फॉर एग्जाम्पल, पहले कहा जाता था, एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि जी ये वाले इदारे जो हैं प्रॉफिटेबल वाले, इनको क्यों प्राइवेटाइज किया जाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द रिकॉर्ड सेइंग नहीं, ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन प्रॉफिटेबल है कौन नॉन प्रॉफिटेबल है। हमने सिर्फ वो इदारे रखने हैं जिनका पाकिस्तान की डिफेंस और सेंसिटिव इदारे हैं, उनको आप अलग कर दें। बाकी तमाम जो हैं वो एसओई एक्ट के नीचे एसओई लिस्ट में आ जाएं और उनका प्रोग्राम जो है और उनका शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो जाए, और उस तरह से हम चलेंगे, क्योंकि द गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट बिजनेस। यस। अच्छा, पिछले 7-8 साल में जब से प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री हमने देखा उसकी फॉर्मेशन हुई, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस ने भी, कोई एक टेक्नोक्रेट ने भी उसको लीड किया, लेकिन कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन की मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं तो आपसे पहले ही मैं तो कहा 10 साल में कोई खातिर खा प्राइवेटाइजेशन में, और आपको याद होगा 2014-15 के अंदर पीआईए काफ़ी आगे तक गई, फिर उसके ऊपर यूनियंस का प्रेशर आया, काफ़ी सारे प्रेशर आते रहते हैं। और उस प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स, उन्होंने कहा था कि उस वक्त से आज तक 850 बिलियन का एडिशनल खसारा उसके ऊपर लोड हो गया है। तो वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, और ये प्राइवेटाइजेशंस होंगी। तो उसके अंदर भी आप देखें कि ये जो दिस इज ए फर्स्ट कि जी ये जो प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल है, दिस इज नॉट ए गुड डिस्टिंक्शन।
इस बेसिस पे हमने काम नहीं और फैसले नहीं करने। हमने ये करना है कि इस काम की ओनरशिप हुकूमत के पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के पास होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ प्राइवेट सेक्टर विल स्टेप इन। तो ये हो गई जी प्राइवेटाइजेशन की बात। और वो जो खसारा जात हैं आप देखेंगे 3 डिस्कोज इस साल प्राइवेटाइज हो जाएंगी। अच्छा, पूरी 11 का जो टाइम टेबल है वो डिसाइडेड है, उनके फेट्स डिसाइडेड हैं कि किस किस तरह से, लेकिन स्टेज वाइज, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनको ख्याल से करना पड़ता है ताकि इस तरह के मिसहैप्स ना हो जाए। पीआईए के बाद फिर ज़ाहिर स्टील मिल का भी नंबर आना है। पीआईए है, स्टील मिल आपको पता है, इनको तो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डालना पड़ा, पहले तो हटा चुके थे इनको, तो वो उनको दोबारा से रिस्टोर करके तो अब जितने ह्यूज इनके खसारे हैं उनके साथ कोई पाकिस्तान का कोई इन्वेस्टर कैसे आके अपनी दिलचस्पी शो करेगा और वो इनको लेके चलेगा? वो देखें जी, अब द बेस्ट पीपल आर ऑन द जॉब, उससे ज़्यादा कोई एफर्ट जो है वो नहीं हो सकती। जो खसारे हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कर्टेल किया जाए, उनके साथ क्या कंसेशन की जाए, लेकिन दिस विल बी डन थ्रू ए वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ये आपको मैं और उसकी वजह से देखिए, ट्रांसपेरेंसी की वजह से स्पीड में जो कमी आती है उसको फिर हमें बर्दाश्त करना चाहिए ना, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की ये भी डिमांड होती है कि जब आप प्राइवेटाइज कोई भी एंटिटी करने जा रहे हैं तो उसके मैक्सिमम शेयर्स को आप प्राइवेटाइज कर दें, फिर वो प्राइवेट सेक्टर के पास हो। लास्ट टाइम जब ये पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी उस वक्त भी आरिफ हबीब साहब आए थे, उन्होंने कहा अगर 70-75% शेयर्स ही प्राइवेटाइज करें तो हम इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, लेकिन ये मैक्सिमम 60% तक जा रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट अपना स्टेक क्यों रखना चाह रही है? देखिए जी, ये बड़े इसके अंदर अगर आप 50 लोगों को बिठा के तो 50 आपको ओपिनियंस मिल जाएंगे। कुछ कहते हैं कि जी देखें, अब वो जब इदारे बेहतर चलना शुरू हो जाएंगे तो हुकूमत और देयरफॉर अवाम का उसके अंदर स्टेक होना चाहिए, फैसला होना चाहिए और फ़ायदा होना चाहिए, सॉरी। और कुछ कहते हैं कि जी देखें फिर वो उसी हालत में आ जाएंगे और ये हमारा काम नहीं है, इनको चला दें। लेकिन दिस इज़, ये जो प्लूरैलिटी ऑफ ओपिनियन है, दिस इज़, यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि सब एक यक ज़बान नहीं होते, सबके ओपिनियंस होते हैं। इन दी एंड गुड थिंग्स विल हैपन, क्योंकि वो रास्ते में है। कम शेयर्स को हमने एक, हमारे पास पीछे पीटीसीएल की एग्जांपल मौजूद है, इत्तेसालात के पास सिर्फ 26% शेयर्स हैं, लेकिन पीटीसीएल हम देखते हैं कि हर साल कोई 10, 15, 20 अरब का खसारा करता है। तो वो जब एक आम परसेप्शन ये है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि जब गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं तो उसमें खसारा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ये देखें, मैं इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है कि कितना स्टेक हुकूमत का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो बहुत कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स हैं और बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, उनका एक डिफरेंट ओपिनियन है। हाउएवर पीटीसीएल का एग्जांपल, वो उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। जब हमने वो प्राइवेटाइज किया था उस वक्त अगर आप देखें कि मैसिव डीरेगुलेशन के साथ किया था, तो पीटीसीएल पहले मोनोपोली होती थी, उसके जो गोल्डन डेज थे हमने समझा कि ये इदारे की परफॉर्मेंस है। वो परफॉर्मेंस नहीं थी, वो मोनोपोली थी। जब आप मोनोपोली को तोड़ते हैं और कंपटीशन को लाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी तो डाउन होती है। ये हर मुल्क में जब टेलीकॉम की या किसी और चीज़ की मोनोपोली तोड़ी गई तो यही अमल आया। तो उसको हमें ओनरशिप से इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए। इम्प्लीकेशंस हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है ये कॉन्सेप्ट। मैं अब जाना चाहता हूँ जी राइट साइज। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा। राइट साइजिंग पर जाने से पहले एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि इशू को भी हम ज़रा थॉरली डिस्कस कर सकें। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं चंद सेकंड्स में। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तो सलमान साहब, राइट साइजिंग के इशू को लेकर हमारी आवाम बड़ी संजीदा और ख़ासतौर पर जज्बाती होती है। कोई वो एक काफ़िला आप देखते हैं, कोई गुजर रहा है, सड़क ब्लॉक हो गई, 30-40 गाड़ियाँ, उसमें उन गाड़ियों की कॉस्ट, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, फिर बड़े बड़े जो इजलास होते हैं उसके भी जब मनाजिर लोग देखते हैं कि यार शदीद गर्मी में हमारे पास 18-18 घंटे लोड शेडिंग नहीं है और वहाँ 5-5, 10-10 स्टैंड एसीज़ में कोई इजलास हो रहे हैं। तो इस पर पिछले 1 साल में क्या कुछ हुआ, ज़रा बताइए। इसमें तो मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट भी है जी, तो मैं आपको काफ़ी फ्रॉम द फ्रंट लाइन, सो 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एक तो मैं आपको जो पेशरफ्त हुई है अब तक, कहाँ पे है, आगे क्या होना है और इस साल के अंदर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर मैं आपकी जो हुकूमत का शाहाना अंदाज़ है, इसके बारे में मेरे कुछ पर्सनल कमेंट्स हैं, उसके ऊपर वापस आ जाए। ज़रूर। तो पहली बात इसके अंदर ये है कि देखें जी, सब्सटेंशियल इसके अंदर ख़र्चा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
जो हुकूमत का मशीनरी है, जो डिलीवरी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वो मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू होती है। और वो मिनिस्ट्रीज़ का अपना एक उनके नीचे इदारा जात होते हैं और वो डिफरेंट उनके बजट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो उस तरह चलता है। ये एक शेयर्ड परसेप्शन है, इसके अंदर आपको कोई तकरार नहीं मिलेगी, दो राय नहीं मिलेगी कि जी ये जो तूल पकड़ चुका है। और इसको अच्छी तरह से देखा जाए कि शायद इसके अंदर ऐसे कवानीन के तहत, ऐसे एक्ट्स के तहत जो अब रेलेवेंट नहीं है, या अब इकॉनमी और दुनिया जो है वो दूसरी डगर पे चलती है, या इनको डायरेक्टली सूबों के पास होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। तो एक इनिशिएटिव वो भी विद इन डेज ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन टेकिंग ओथ वो शुरू हो गया। उसको हम अभी आपने देखा होगा कि पिछले कोई 3-4 साल में एक बहुत ही विद फैनफेयर ये हुआ था और उसके फिर नताइज कोई नहीं निकले और वो वहीं की वहीं रह गई। तो टू अवॉइड दैट कि जी आप 2-3 साल इस मामले को स्टडी करते रहें, उसके बाद एक रिपोर्ट हो और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर काम ना हो, इसको 40+ मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको हमने 5-5 के ग्रुप्स में तकसीम कर दिया और वो 8 ग्रुप्स बन गए। उनको हम वेव 1 to 8 कहते हैं। इसमें भी एडवाइजर्स या स्पेशल असिस्टेंट्स शामिल नहीं है? इसके अंदर मिनिस्ट्रीज़ हैं जी, जो कि मिनिस्ट्रीज़ हमारी वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ऊपर हैं और वो मिनिस्ट्रीज़ हैं 40+ हैं। तो उनको 40 के हमने 8 ग्रुप्स ऑफ 5 बनाए। ठीक, अब हम पहले 2 ग्रुप्स जो हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर की चेयर में एक कमेटी है और वो बड़ी हाई पावर्ड सीनियर कमेटी है, बहुत डिलिबरेट और थोरो कमेटी है। उसके पास वो आ जाते हैं, वो अपने कवायफ, अपने जो ज़रूरियात, अपना परफॉर्मेंस, अपने बजट, अपने लोग, वो सारा प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद वो एक बहुत डीप और थोरो ड्यू डिलिजेंस में चले जाते हैं, जिसमें कई मीटिंग्स होती हैं उनके, और उनके इदारे जो नीचे हैं एक से सेपरेट मीटिंग होती है या प्रेजेंटेशन उसके बारे में होती है। कई में 30-30, 35-35 इदारे हैं। अच्छा, तो हम उस इदारे की बेसिस पे चल रहे हैं। हम मिनिस्ट्री लेवल पे फैसले नहीं कर रहे। हम जो अटैच डिपार्टमेंट्स हैं और जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और जो उनके साथ नथी हैं, मुंसलिक हैं, उस लेवल पे जा रहे हैं। तो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। तो अब उस प्रोसेस के अंदर पहली 2 जो हैं उसके अंदर ड्यू डिलिजेंस हुई, रिकमेंडेशंस फ्रेम हुई, वो रिकमेंडेशंस फिर कैबिनेट के पास चली जाती हैं, कैबिनेट उनके ऊपर दोबारा से तदब्बर करती है, उनको फैसले उनके ऊपर अपने सादिर कर देती है। वो फैसले उन मिनिस्ट्रीज़ को कम्युनिकेट हो जाते हैं और हमें आ जाते हैं कि जी आप अब इसको ट्रैक करें कि ये आया हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो 2 अब उस स्टेज पे हैं जहां कैबिनेट ने फैसला कर दिया है और वो फॉलो अप के अंदर है। तो 10 मिनिस्ट्रीज ये हो गई। तीसरी वेव जो है वो विद इन 8 to 10 डेज कैबिनेट को प्रेजेंट हो जाएगी। चौथी वेव जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है, उसकी जो डिलिब्रेशंस हैं वो भी फिर कैबिनेट को, तो 3 हफ्ते आप उसका सोच लें। 5वीं वेव अभी इससे पहले 1 घंटा पहले उसकी पहली 2 मिनिस्ट्रीज ने प्रेजेंटेशन दे दी है। तो हम इसको जून 30 से पहले ये 40+ मिनिस्ट्रीज जो हैं इस साइकिल में से गुजर जाएंगी। कैबिनेट के फैसले और इरशादात जो हैं वो दर्ज हैं और वो विद कैबिनेट डिवीज़न है और वो अंदर इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप इसके जो नताइज हैं, इसकी वजह से जो कमी खर्चे में आएगी वो बड़ी पब्लिसाइज्ड और ट्रांसपेरेंट लेवल पे होगी। यानी जून 30 तक कितनी मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में फिर ऑपरेट कर रही होंगी? नहीं, ये तो देखें उनके फैसले हो गए होंगे। देखें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ें के अंदर कोई लीगल कदगन होती है, उसको कंसिडर करना पड़ता है, तो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग सकता है। लेकिन तमाम 40 के फैसले जो हैं वो उस वक्त तक हो चुके होंगे और अनाउंस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, जैसे पावर मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। तो इन 3 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके अगर एक मिनिस्ट्री बन जाएगी। फाइनेंस देखें, पावर और पेट्रोलियम तो डिविजन्स हैं। पहले वो एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होती थी, उन्हीं की 2 डिविजन्स हैं। वो तो ऑलरेडी हैं आपस में, लेकिन दोनों का जो फुटप्रिंट है वो और जो टास्क हैं काफ़ी वास्ट हैं। देखें, एक पूरी कंट्री की जो पेट्रोलियम है, एनर्जी है, उसको डील करती है और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी को डील करती है। और उनके ऊपर इस वक्त बहुत ही गरां जिम्मेदारियां हैं,
ख़ास तौर पे जो पावर है, क्योंकि उसके अंदर सारी जो प्राइवेटाइजेशन है उधर हो रही है। ठीक है, फिर हेल्थ या फूड को हम प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वहाँ फेडरल मिनिस्ट्रीज भी मौजूद हैं। तो वो जो हैं, अब उसमें फैसला जात जो हैं, अगर आप उसको देख लें, मैं कोशिश करूँगा कि ये वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ ताकि आप इजीली एक्सेस कर पाएँ कि क्या उनके फैसले हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ हम कोशिश करें, जहाँ जहाँ हम जो जिम्मेदारियाँ आफ्टर 18वीं तरमीम सूबों पे जा सकती हैं, वो वहाँ चली जाए। सही। और अच्छा, इसमें राइट मैन फॉर राइट जॉब वाली पॉलिसी को भी मलूज़ खातिर रखा जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ आमतौर पर वो जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, सीनियर वर्कर्स, उनको दे दी जाती हैं, उनकी बाज़-औक़ात रेलेवेंट एक्सपर्टी होती भी नहीं है, और उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पर एक इफेक्ट आता है मिनिस्ट्री के। जहाँ तक हमारी सिविल सर्विसेज का ताल्लुक है ना, जो एक्चुअली तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी लेवल तक 22 ब्यूरोक्रेसी जो होती है। जी, ब्यूरोक्रेसी जो होती है। तो अब जैसी कैसी मेरिटोक्रेसी पाकिस्तान में है, वो है, मुकाबले के इम्तिहान के थ्रू वो आते हैं, फिर उनका तजर्बा बढ़ता जाता है, वो एक साइकिल के थ्रू चलते हैं, और इतनी उनकी पोस्टें आप कह सकते हैं कि जी देखें ये ऑफिसर को इस पोस्ट पे शायद बेहतर होना चाहिए था, लेकिन उनकी काफ़ी जनरलाइज स्किल्स होती हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये अंधेर नगरी है कि जी जिसका जो मर्जी जहाँ मर्जी लगाते जा रहे हैं और ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बात पेचीदा मामला ज़्यादा ये है कि क्या उस फंक्शन की या टास्क की जो उस बजट उस पर खर्च हो रहा है, उसकी ज़रूरत बाकी रह गई है कि नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दिन आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिजिटाइजेशन होती जाए मिनिस्ट्रीज़ की, तो बहुत सारा जो काम है वो पेपर शफल का है। कि जी वो रिपोर्ट इधर गई, उसको सिग्नेचर हुआ, फिर उधर गई, उधर से सिग्नेचर, तो वो जो पेपर शफल है। अब ई ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स लेनी छोड़ दी हैं जो ई ऑफिस पे नहीं आती, डिजिटाइज्ड है वो, और उसमें कोई टेम्पर नहीं कर सकता, और वो मिनिस्ट्रीज अपनी रिपोर्ट अपलोड करती हैं, उसके अंदर वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचती है, और उस बेसिस के ऊपर फैसले होते हैं। तो ऑलरेडी जो है ये प्रोसेस, अगेन हर चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि जी ऑलरेडी ये चल रही है। इसके बड़े मुस्तनद और बहुत जो सलूब्रियस आपके जो नताइज हैं, ये जल्दी ही सामने आ जाए। इसका मतलब, अच्छा, अब मैं सॉरी कता कलामी माफ, वो जो आपने शुरू में बात की थी ना, ये प्रोटोकॉल्स और शाहाना अंदाज, बड़े मैं भी ले पर्सन था, मैं कराची, ऑप्टिक्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पर। 1 साल हुआ है मुझे इस्लामाबाद गए हुए। अच्छा, ठीक है ना जी। तो वो जो एक आइडिया होता था, वो काफ़ी मेरा चेंज हो गया है। पहली बात तो ये है कि कैबिनेट को, आपको पता है कि कैबिनेट को तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है ना जी। तो शाहाना अंदाज जिसको हम कहते हैं, एक तो हमारे पाकिस्तान में अलाउंसेस भी नहीं मिलते। देखिए, जो अलाउंसेस और जो उनके मरात या सैलरीज जो हैं, अगर आप उसी कैलिबर के ऑफिसर को प्राइवेट सेक्टर के साथ मुआवजा कर लें, तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि उसके उस लेवल के जितनी उनकी काबिलियत है वो काम करने की, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में हो तो वो उससे कई 100 गुना ज़्यादा उनकी इमोल्यूमेंट्स होंगी। तो ये ऐसी आसान इसके अंदर वो नहीं है। एक तो ये, क्योंकि देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि अवाम को ये जो है कि जी वो कॉन्वॉय जाता है, उसमें आप मुझे बताएं, खुदा न खास्ता वो कहें कि जी देखें इसको कॉन्वॉय को 1/3 कर दें, बिल्कुल ये ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, वी लिव इन ए डिस्टर्ब नेबरहुड, कोई खुदा न खास्ता नामुनासिब कोई ट्रेजिडी, कोई वाक़या ऐसा पेश हो जाता है, आपको पता है उसका मुल्क के ऊपर क्या कॉस्ट है? आपको पता है वो जो इन्वेस्टर जिसको हम अब ढूंढ रहे हैं कि जी आ जाओ इन्वेस्ट कर दो, जब उसको ये न्यूज़ मिलती है कि जी आपके तो वज़रा जो हैं वो सेफ नहीं है, तो आप मुझे कहते हो कि अरबों डॉलर इधर लगा दो और हम आपको सेफ रख लेंगे, तो इसका बड़ा गैर मुनासिब नतीजा निकलता है। तो जो चीज़ें ज़रूरियात में शामिल हैं उनको हम उसी तरह पेश करें कि जी ये नामुनासिब नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरियात से बढ़ के कहीं हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो 30 या 40 गाड़ियाँ, ये 30 से 40 गाड़ियाँ, देखिए मैंने तो नहीं गिनी, 30 से 40 गाड़ियाँ, 4, 5, 6 गाड़ियाँ जारी होती हैं। और आपको अगर मैं तो उस दिन से खौफ आता है कि कोई खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए, वो तो हम तो सह ही नहीं सकते। ये तमाम रिफॉर्म जो है आपका उसी दिन ठप हो जाएगा
जब वो कहेंगे कि जी आप तो अपने जो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो आप आगे कहाँ जाएंगे, तो ये नामुनासिब नहीं है। मैं एग्जैजरेटेड वाले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक जो आपकी सिक्योरिटी का फंक्शन है वो है, लेकिन हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 2-4-5 साल पुरानी बात है कि जी वो उन्होंने किसी ने अखबार ने उसका टोटल किया कि जी देखें ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने इतने ट्रिप, क्योंकि हम उसको एक हाउस होल्डर की तरह सोचते हैं कि जी फॉरेन ट्रिप लगेगा, क्या होगा। फॉरेन मिनिस्टर को तो काम ही ट्रिप्स पे जाना है जाहिर। मेरे ख्याल में कि प्रेस और मीडिया को सवाल ये पूछना चाहिए था कि जी आपने सिर्फ 18 ट्रिप क्यों लगाए हैं? आपको तो पाकिस्तान में हर महीने एक चक्कर लगाना चाहिए। आपका तो काम है कि आप हमारी डिप्लोमेटिक उसको अभी कॉन्वॉय वाला सवाल पूछने का मकसद ये था कि लोगों के जहनों में जो ख्यालात पैदा होते हैं ना, वो उनको आप क्लैरिफाई कर दें। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप इसको देखिए कि जो गैर ज़रूरी और जिसको कहते हैं कि रिसोर्सेज, टाइट रिसोर्सेज का जो ज़या है उसको हमें रोकना चाहिए। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत ही सीरियस और अगेन हाई पावर्ड फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर खुद इसके ओवरसी कर रहे हैं इसको, कि एक पैसा जो अवाम का है वो गलत खर्च नहीं होगा। सही। बस ये लास्ट 2-3 मिनट्स रह गए तो मैं जल्दी 2-3 सवाल आपसे पूछ लूँ कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त हम सारे पॉजिटिव देख रहे हैं, कंट्रोल में आ गए हैं, स्टॉक मार्केट हमारी बूम कर रही है, इंटरेस्ट रेट पर हमने कंट्रोल कर लिया, इन्फ्लेशन रेट भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा। बेस प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में, अब वो कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट भी इस वक्त असरअंदाज हो रहा है हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर। आम आदमी का मेयार ज़िंदगी कब तब्दील होगा? बिल्कुल, देखें इसको ये उसका आंसर वही है, क्योंकि जो कीमत है वो तो आपने कहा बेस रेट बढ़ गया है, तो यू डोंट वांट टू गो इनटू अ डिफ्लेशन, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी कीमत उस तरह से डिफ्लेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए। वो बड़ी अनहेल्दी इकोनॉमी का साइन होता है। ठीक है, 40% इन्फ्लेशन थी, उससे काबू में आके अब तो 2% भी आई है मंथली, एवरेज आप साल का लगा 5-6%। अब वेजेस हैव टू कैच अप। ये कैसे होंगी? अब ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, दैट इज द सेम आंसर कि वो जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आ जाए और ग्रोथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अपना पूरा फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क यही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जिसके बारे में आपकी बात, उसका एक लीडिंग इंडिकेटर होता है सेंटिमेंट और स्टॉक मार्केट। तो वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है, लेट्स नॉट अंडररेट दैट। लेकिन तो अब पाकिस्तान में भी इशू है कि पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी तादाद बहुत कम है, नहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो आपकी बात मिनिमम, मुझे इत्तेफाक है आपकी बात से कि देखें जी लिक्विड नहीं है, इतना इंडिकेटर नहीं है, कम होने से तो बेहतर है ना। बिल्कुल ठीक है, तो जो गुड न्यूज़ थोड़ी बहुत आ रही है, पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है कि उसको डंके की चोट छत पे खड़े होके अनाउंस करें सारी दुनिया को कि जी हमने वो जो वी हैव टर्न द कॉर्नर, वी आर ओपन फॉर बिजनेस, वी आर रिफॉर्मिंग आवर इकोनॉमी, और आप आइए, तशरीफ़ लाइए, देखें अपनी आंखों से। हम क्या करते हैं, हाँ यार देखा हुआ है, वो जो सेफ्टी है ना, एक इंसुलेशन कि जी हमें कोई ठेस ना पहुंच जाए, हम कोई फेथ एक्सप्रेस कर दें और वो ठेस ना पहुंच जाए, वी हैव टू अबैंडन दैट। द पीपल हु वी आर हर्टिंग, जिनको उसका नुकसान है, वो हम ही हैं। बस लास्ट 30 सेकंड सलमान साहब, वन लास्ट क्वेश्चन कि ये जो रिफॉर्म्स इस वक्त गवर्नमेंट करने जा रही है, 6-8 माह बाद एक मेजर चेंज या किसी हद तक चेंज हमें अपनी सोसाइटी में, हमारी अपनी इकोनॉमी में इसका नज़र आएगा? आप बुला लीजिएगा मुझे, मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा हल है। तो हम तो इसी पे राह पे भी और बिलीफ पे भी और फेथ पे भी गामजन हैं कि ये जो हैं ये ऑर्गेनिक हैं, ये इम्पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट रिफॉर्म्स हैं, और हमने उस तरफ नहीं जाना। बहुत प्रेशर है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो कोई इतना ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्रेशर है कि खर्चे शुरू करो ताकि वो स्पेंडिंग बेस्ड ग्रोथ आ जाए। उसको विदस्टैंड करना इतनी जिम्मेदारी का काम है, मैं आपको मुस्तनद तौर पे बता रहा हूँ विद माई क्रेडेंशियल्स टू बैक इट अप, कि इतना मुश्किल और जिम्मेदारी का काम है किसी को कहना कि नहीं अभी नहीं। वो हमारे पास आसान वो अवेलेबल है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसका जो नतीजा है वो बूम और फिर बस्ट है। ठीक है, हमने उसके थ्रू जाना है, थ्रू साइकिल माइंडसेट, पेशेंस और ऑर्गेनिक ग्रोथ। थैंक यू सो मच सलमान साहब। चंद महीनों के बाद दोबारा सलमान साहब को हम जहमत देंगे और उनसे इन सारी चीज़ों पर होने वाली डेवलपमेंट पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।